अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपने देखा है वहाँ पे हम लोगों ने ओप एम्प्स के नॉर्मल जो सर्किट्स हैं उनको पढ़ने के बाद हमने उसकी लिमिटेशंस को जो है वो स्टडी करना शुरू किया जो कि आपके पास लेक्चर नंबर 14 के अंदर आता है। इसमें से हमने जो है ओप एम्प की बैंडविड्थ लिमिटेशन से रिलेटेड जो है ना कुछ पढ़ना शुरू किया था। अब ये बैंडविड्थ लिमिटेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है? ओप एम्प की फाइनाइट ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका होता है। हमने जो आइडियली पढ़ा था कि जी हमारे पास जो गेन है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ ट्रू नहीं है। हमारे पास ओपन लूप जो गेन है वो इन्फिनिटी नहीं होता। तो एक तो इसका हमें पता चल गया कि जी ये इन्फिनिटी होने की बजाय इसकी कोई फिक्स्ड एक मैक्सिमम कोई वैल्यू होती है ए नॉट। पर सेकंड हमें ये पता चलता है, यहाँ पे मैं ये इसको लिख दूँ ए ओ एस। दूसरी चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये है कि ये हमारे पास जो गेन है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ए ज़ीरो हमारे पास जो है वो गेन होगा इसका जो है मिड बैंड या डीसी के केस में या मैक्सिमम पॉसिबल जो गेन है, और उसके बाद हमारे पास रिलेशन में आता है 1 + s/, ओमेगा बी। यहाँ पे ओमेगा बी हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ है। ठीक है, तो ये जैसे एफ बी है, एफ बी से आपने ओमेगा बी निकालना हो तो ये अब आपको इतना तो आता होगा, ओमेगा बी इज इक्वल टू 2π/f_b। ठीक है, तो ये आप इसी से मतलब कि वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी एफ बी आया हुआ है इसी को इस्तेमाल करते हुए आप ओमेगा बी निकाल सकते हैं। तो ये अगर 10 हर्ट्स है तो इसको पाई 3.14 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 6.28, तो 6.28 को इस 10 से किया तो 62.8 आपके पास जो है रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड में होता है। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो दूसरे में करना है तो किया जा सकता है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो लेकिन हमें चीज़ ये पता चली कि जी फ्रीक्वेंसी के साथ ये चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है कि अगर आपके पास जो यहाँ पे लेप्लास का रिलेशन है, अगर हम इसको लिखें ओमेगा डोमेन के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू ए ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 + जे ओमेगा ओवर ओमेगा बी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आया था। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एक्चुअल गेन कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल लेट से हम यहाँ पे इसकी जगह पुट करते हैं 10⁶, जिसका मतलब है ये डीबी में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। डीबी में नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 100, ये डीबी हो गया। ठीक है, 10⁶ डिवाइडेड बाय 1 + जे ओमेगा ओवर ओमेगा बी। तो अगर मैंने देखना हो, चलें ये भी वैल्यू लिख देता हूँ, 1 + जे है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जो नीचे है वो 2π ओमेगा बी एफ बी पे डिपेंड करता है, वो 10 है, तो ये इसको 20π बल्कि लिख देता हूँ मैं रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास अब रिलेशन आ गया। इसमें जो मैं ओमेगा जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैंने निकालना है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये सॉल्व होता जाएगा। तो अब लेकिन जब हम इसको डीबी में देखेंगे, ए ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड इन
dB। तो वो कुछ ऐसे आएगा कि ये डिवीजन जो है वो dB के अंदर लॉग स्केल में सब्ट्रैक्शन होती है, तो इसमें से माइनस आपके पास हो जाएगा 20 लॉग बेस 10, ये 10 to 5 होता है 100 dB, 10 to 6 नहीं, ठीक है, log 10 ऑफ ये वाली टर्म, ठीक है। तो आमतौर पे चलें इस पूरी टर्म को ही लिख लेते हैं, 1 प्लस जे ओमेगा ओवर 20 पाई। तो हमें पता चलता है कि जैसे अगर ये जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर है, इसमें से हम चाहें तो हम जो है 2 पाई को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स के ऊपर आना है। अगर हम 2 पाई को दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो इस रिलेशन में ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ओवर एफ बी, ठीक है। वो उससे होगा कि हमें थोड़ा सॉल्व करने में लिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये हो गया जे ऑफ एफ ओवर एफ बी, और ये लॉग के अंदर जो है तो इसका मैग्नीट्यूड ही हमने कंसिडर करना है। अच्छा, तो अब इन दो रिलेशन के साथ हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, इधर देखते हैं और मैग्नीट्यूड उसका निकालना है, तो इस तरफ भी मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, ठीक है, हर साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आता है, 10 to 5 तो था ऊपर, नीचे 1 प्लस, अगर हमारे पास एफ और एफ बी बराबर है, ठीक है, यहाँ पे है 10 के ऊपर, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो एग्जैक्ट एफ बी के ऊपर हमारे पास जो है गेन रहेगा 10 to 5 ओवर 2, 10 to द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, आधा आपके पास हो जाएगा गेन, मतलब कि 1 लाख की बजाय 50,000 रह जाएगा। डीबी में जब आप यही वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 dB। तो आपके पास 97 dB गेन रह जाएगा, और वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जिसको -3 dB यहाँ पे करके जो है 3 dB पॉइंट लिखा गया है। तो ये जो 3 dB पॉइंट है ना, ये एग्जैक्ट आपके पास गेन आएगा कि जो बैंडविड्थ है या जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास पोल आ रहा है, जिसके बाद आपके पास जो है गेन रिड्यूस हो रहा है, वहाँ पे आपका गेन इटसेल्फ आधा होगा। उससे आप एक डेकेड पहले जाएंगे तो एग्जैक्ट A0 आपके पास गेन आ रहा होगा, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा खास स्लोप के हिसाब से। तो ये सारा का सारा जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जहाँ पे यहाँ पे वो टर्म कम हो रही है और डीबी के अंदर आप उसमें से वैल्यूज को रिड्यूस करते जा रहे हैं। अगर एफ बी के मुकाबले में एफ जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है, लेट से 100/10 है, 100/10 आप करेंगे 1 + 10 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 को अप्रोक्सीमेटली 10 लिखते हैं तो गेन आ जाएगा 10 to 4, और यहाँ पे आप करेंगे तो वो आपके पास तकरीबन जो है -20 dB हो जाएगा। तो जो कि आपके पास इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन आ रहा है और वो 80 के बराबर है। तो ये इस पूरे के पूरे चार्ट को ड्रा करने के लिए जो मैथमेटिकल आपके पास जो रिलेशन है वो ये है। तो इन रियलिटी आपके पास गेन इन्फिनिट नहीं होता, ओपन लूप गेन आपके पास फाइनाइट उसकी वैल्यू है, और हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर तकरीबन डिफरेंट वैल्यू है। तो आपको ये चीज़ कंसिडर करते हुए अपने सर्किट को सॉल्व करना चाहिए कि आप अगर सर्किट के अंदर जो है सॉल्व करते वक्त आपने किया हुआ है कि जी आपके पास 1 लाख गेन आएगा, लेकिन आप जो है 10 के की रेजिस्टेंस 10 के फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं, तो 10 के ऊपर आपके पास गेन 1 लाख नहीं बल्कि 100 है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है आपके पास ओप एम्प्स की। सेकंड चीज़,
बल्कि ये उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे एक और पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि इसी ग्राफ से निकलता है। A0 आपके पास डीसी गेन है, ओमेगा बी आपके पास 3 dB फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ब्रेक फ्रीक्वेंसी, ये सारा इसको जो है ना कहा जाता है। ठीक है। A0 अगर 10 10 to the power of 5 है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो आपके पास ओमेगा बी इज 2 पाई टाइम्स 10। ठीक है, ये 10 हर्ट्ज था, इसके 2 पाई से मल्टीप्लाई किया रेडियंस पर सेकेंड, आपके पास ब्रेक फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो फ्रीक्वेंसी आपके पास ओमेगा बी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे भी पहले मैंने बताया था, तो उस केस में आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं A0। ये वाली टर्म आपने फिर ख़त्म कर दी। ठीक है, क्योंकि ये 1 से काफ़ी बड़ा होगा अगर ओमेगा ओमेगा बी से बड़ा है। तो ओमेगा बी आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, A0 ओमेगा बी ओवर जे ओमेगा। मैग्नीट्यूड लिया तो A0 ओमेगा बी ओवर ओमेगा। अब इसमें ये जो न्यूमरेटर की टर्म है, इसको हम कहते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ। ठीक है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी तक आपके पास जो गेन है वो 1 से ज़्यादा रहेगा, ये 0 dB से ज़्यादा। मतलब कि बेशक आप अगर इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास जो गेन है एटलीस्ट 10 आ रहा है। आप इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा टी, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास गेन आ रहा है 0 dB, जो कि बनता है 1 के। और अगर आप इससे हायर किसी फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर आपके पास गेन जो है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये -20 dB है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि डिज़ाइन के वक्त आपको पता होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी भी केस में आप अगर प्रोवाइड करेंगे या उससे हायर फ्रीक्वेंसी का कोई भी साइनोसॉइड सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट के ऊपर, तो आउटपुट पे लाजमन आपके पास जो है वो गेन कम होगा। तो इनपुट आपने इतनी प्रोवाइड की थी और आउटपुट आपके पास तकरीबन इतनी सी आ रही है। ठीक है, तो एम्पलीफायर आपने बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया लेकिन इनपुट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो वो एम्पलीफाई कर ही नहीं रहा, अटेन्यूएशन कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, और ये इसकी लिमिटेशंस हैं या प्रैक्टिकलिटी है इसमें। ठीक है, कि आपको आना चाहिए। आमतौर पे ये जो गेन बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज हैं या यूनिटी बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आपके पास सिंगल पोल के केस में तो इस तरह, लेकिन बाज़ ऐसे एम्पलीफायर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा होते हैं कि यहाँ से जो है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आपको गेन नहीं मिल रहा, और मतलब एक 3 dB जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और एक 3 dB लोअर फ्रीक्वेंसी है। ऐसे केसेस में जो आपके पास बैंडविड्थ होगी वो इन दोनों के का डिफरेंस होगी। ये चीज़ आगे आ जाएगी कुछ देर तक। अच्छा जी, अब इस सारे का इम्पैक्ट हमारे पास क्या आता है? अब हमने जो ओरिजिनल सॉल्व करते वक्त लेट्स से इन्वर्टिंग के केस में जो गेन निकाला था, अगर तो हम कहते थे कि ए इन्फिनिटी है तो गेन हमारे पास था -R2 ओवर R1। लेकिन अगर हमारे पास ए इन्फिनिटी नहीं है बल्कि फाइनाइट है तो हमारे पास गेन था -R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाई ए। पर अब हमने जो चीज़ें नई सीखी हैं कि जी फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस भी आपके पास इस गेन में आना चाहिए। तो उसके लिए ये जो ए है इसकी जगह हमें ना ये वाला पूरा रिलेशन इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो A0 ओवर 1 प्लस एस ओवर ओमेगा बी अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है? उसमें आपके पास ये आ जाएगा -R2 ओवर R1 उसी तरह रहेगा। ठीक है जी, तो 1 प्लस हमारे पास क्या आ गया है, 1 प्लस R2 ओवर R1 डिवाइड करना है ए से, तो डिवाइडेड बाय
A0 and multiplied by 1 plus S over ओमेगा बी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें से 1 को इससे वन A0 को तो इसी के साथ रखते हैं, 1 के साथ करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। कि अगर ये 1 के साथ आप करते हैं, ये टर्म्स है ना दो मल्टीप्लाई हो रही, ये आ जाता है। और अगर आप जो है S ओवर ओमेगा बी के साथ करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, S ओवर ओमेगा बी A0 और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें इधर क्या किया गया है कि ओमेगा बी और A0 डिनोमिनेटर में है तो वो आपके पास ओमेगा टी यूनिटी गेन बैंडविड्थ के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये ओमेगा टी जो इधर है A0 ओमेगा बी, और फर्दर जो ये न्यूमरेटर वाली ये जो टर्म है इसको इस टर्म के डिनोमिनेटर में डाल दिया, ठीक है। तो ये मतलब न्यूमरेटर में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से करके पूरे रिलेशन आ जाता है। आगे फिर हमने क्या करना है, आगे हमारे पास हमें पता है कि टिपिकली A0 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1 प्लस R2 ओवर R1। ये आपने गेन लेना है, आप 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 20, 100 तक ले लेंगे, चलें। ये आपके पास होगा 1 लाख तक। तो 1000 को 1 लाख से डिवाइड करें या 100 को करें तो ये टर्म बहुत ही कम आती है 1 और बाकी चीज़ों के मुकाबले में। तो इसको हम जो है मोस्टली नेगलेक्ट कर सकते हैं। बेशक ये इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन ये टर्म आपके पास हमेशा बहुत लो होगी क्योंकि A0 इज़ ऑलवेज मच लार्जर देन ऑल ऑफ दिस, जिसकी वजह से हम फिर अगर इसको नेगलेक्ट करते हैं तो बाकी अप्रोक्सीमेट हमारे पास आएगा -R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S ओवर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 बाय R1, ठीक है। और अब इस पूरे के पूरे रिलेशन में अगर हम देखें तो ये जो S हमारे पास है, ये जो ओवरऑल जो गेन है उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है। तो अगर आपके पास ये जो S है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू आपके पास काफ़ी इस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 ओवर RT इस टर्म के मुकाबले में अगर आपके पास ये ज़्यादा होगी तो फिर आपके पास जो है ये वाला जो गेन है ये इस टर्म से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आपके पास जो है ये S जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टर्म से कम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप इस टर्म को नेगलेक्ट करके -R2 ओवर R1 लिख सकते हैं। ये और ये फ्रीक्वेंसी के साथ आपके पास चेंज होता रहेगा। इसको अगर हम जैसे यहाँ पे लिखा है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपके पास ओरिजिनल सर्किट के अंदर इस तरीके से था, A ऑफ S इज इक्वल टू A0 ओवर 1 प्लस S ओवर ओमेगा बी, ठीक है। तो अब जो ये नया सर्किट है इसमें ये जो क्लोज लूप गेन है इसी तरह के केस में, वो क्लोज लूप गेन आपके पास आ रहा है क्लोज लूप गेन इन केस ऑफ आइडियल केस डिवाइडेड बाय 1 प्लस S ओवर ओमेगा बी, ठीक है, या ओमेगा डैश इसको कह लें। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो यूनिटी गेन बैंडविड्थ था या जो उसकी वैल्यू आपके पास रिड्यूस हो रही है बाय 1 प्लस R2 ओवर R1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी से हायर पे आपके पास गेन अब रिड्यूस हो रहा होगा, वरना बाकी केसेस में नहीं होना। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। ये इसी तरीके से नॉन इन्वर्टिंग के केस में भी ऐसे ही होगा। ये पूरा हम लोग करते हैं दोनों के केस में, आपके पास जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो आपके पास रिड्यूस हो जाता है 1 प्लस R2 ओवर R1 के बराबर। तो इसका जो नेट इम्पैक्ट आता है वो आपके पास ये आता है
कि पहले जो आपके पास 3 dB फ्रीक्वेंसी जो है, जो कि काफ़ी रिलेटिवली कम थी, तो आप जितना अपना गेन रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जितना आपने गेन अपना रिड्यूस किया है ड्यू टू द फीडबैक, क्लोज लूप करने के बाद जितना गेन रिड्यूस हुआ है 1+, ठीक है, इतने डीबी का, उतना ही आपके पास ये इंक्रीज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये उसी रिलेशन के हिसाब से अगर हम ये प्लॉटिंग करते रहें तो हमें ये चीज़ पता चलती है। तो एक्चुअली जो पहले हमारे पास इस तरह करके रिलेशन आ रहा था कि आप अगर जो है 10 हर्ट्ज के बाद कोई फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई करेंगे तो आपको वो गेन नहीं मिलता था जो कि डीसी के ऊपर आ रहा था। पर अब आपके पास क्या होगा कि डीसी से लेके जितना आपने गेन की रिडक्शन की है उतनी बैंडविड्थ आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये कोई इतनी भी सरप्राइजिंगली डिफरेंट नहीं है। आपको इस तरह की कॉम्पेंसेशंस आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं ट्रांजिस्टर्स बीजेटीज के केस में, जहाँ पे आपके पास कोई गेन होता था ओपन ओपन वोल्टेज, ठीक है, कि जी -GMRE आ रहा है आपके पास, -GMRC था, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास कॉमन एमिटर के केस में। लेकिन जब आप उसमें फीडबैक इंट्रोड्यूस कराते थे, ठीक है, तो फीडबैक का इम्पैक्ट क्या होता था कि आपके पास उसके फीडबैक के बाद वाले सर्किट में जहाँ RE आपने लगाया होता था, तो ये गेन हो जाता था -GMRC/1+GMRE, ठीक है। तो और जितना एक तरफ से रिडक्शन होती थी गेन की और बाकी पैरामीटर्स में, उतना ही आपको जो है फ़ायदा हो जाता था, ठीक है, कि मसलन इनपुट रेजिस्टेंस आपकी बढ़ रही थी और गेन लेकिन आपका रिड्यूस हो रहा था। तो इसी तरह की कॉम्पेंसेशन आपके पास जो है यहाँ पे हो रही है। इस कॉम्पेंसेशन में क्या हो रहा है कि आपने क्योंकि गेन रिड्यूस किया था, तो फीडबैक के बाद या क्लोज लूप करने की वजह से आपको एक्सटेंशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, कि अब आपने अगर 10 किलो हर्ट्ज पे इस्तेमाल करेंगे तो आप गारंटी से अपने कह सकते हैं कि लेट्स से ये आपके पास 10 गेन है, कि ये 10 गेन ही मिलेगा इस सारी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। और जो हायर ओपन लूप आपके पास गेन है, वो गेन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन वो अनरिलायबल है, ठीक है, और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो गेन आपको मिल नहीं सकता। तो लेकिन ये चीज़ सारा एक गेन फ़ायदा लेने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ओपन लूप गेन आपके पास ज़्यादा हो। अगर ओपन लूप गेन आपके पास इस ऑर्डर का नहीं होगा तो क्लोज लूप में इतना फ़ायदा आप हासिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो ओप एम्प बनाए जाते हैं उनका ओपन लूप गेन जो है वो बहुत हाई रखा जाता है। जैसे हमने अभी खुद भी डिज़ाइन करते वक्त देखा था कि हमने 3 स्टेजें लगाई थी। एक स्टेज कोई 100 का गेन दे रही है, ठीक है, दूसरी स्टेज जो इंटरमीडिएट जो स्टेज है वो 100 का गेन दे रही है, फिर आखिर कोई एक स्टेज है वो 10 का गेन दे रही है। तो टोटल करके हमारे पास 1 लाख का गेन आ रहा था, पर वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी हर लिहाज से अनस्टेबल था। पर जब डिवाइस एक दफ़ा बन जाती है और हम फीडबैक लगाते हैं तो उसमें हम दोबारा 10 का ही गेन ले लेते हैं, लेकिन अब हम एक स्टेबल गेन ले सकेंगे, ठीक है। तो ये मेन डिज़ाइन स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से ओप एम्प्स को बनाया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ज़रा आते हैं डीसी इम्परफेक्शंस हमारे पास क्या हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के अंदर। तो जो सबसे पहली हमारे पास डीसी इम्परफेक्शन है वो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब आपको जो है एक आइडियल ओप एम्प का जो बताया गया था वो ये था कि जी बल्कि आइडियल ओप एम्प में इससे रिलेटेड तो बात ही नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये आपके पास एक आइडियल ओप एम्प लगा है तो बायसिंग की वजह से और कुछ और जो इंटरनल सर्किटरी ओप एम्प्स के अंदर होती है उसकी वजह से क्या होता है कि एक पिन के मुकाबले में दूसरी पिन के साथ जो है कोई ना कोई ऑफसेट वोल्टेज आपके पास लगी होती है, ठीक है। वो इंटरनली है कि लेट से एक ब्रांच में से करंट थोड़ा ज़्यादा गुजर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांच,
आफ्टर ऑल आपने जो ये ओपेम्स बनाए हैं वो आपने कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है। साथ इधर बाकी करंट सोर्स लगा हुआ है, डिफरेंशियल है, ये प्लस है, ये आपके पास माइनस है। तो इसी तरीके से मतलब कि ये चल रहा था। तो उसमें कुछ मिसमैचेस की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से तो एक जैसी आप अगर वोल्टेज देंगे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में तो गेन आपको उस तरह का नहीं मिलेगा। तो आपको एक्चुअली करना क्या पड़ेगा कि एक किसी जगह के ऊपर अगर आप नॉर्मल दोनों पे एक ही वोल्टेज देंगे कॉमन मोड की, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर से ज़्यादा गेन मिलेगा एज कम्पेयर टू द अदर, ठीक है। ये मिसमैच की वजह से आपके पास आता है। और ऑफ कोर्स 100% मैचिंग तो प्रैक्टिकली हो नहीं सकती। रिजल्ट क्या निकलता है कि ये अगर आपके पास आइडियल ओपैम्प था जिसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो जो एक्चुअल ओपैम्प का मॉडल है उसमें आपको एक ऑफसेट वोल्टेज इधर ऐड करनी पड़ेगी 2 - 1, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी का इसका पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट सच प्रॉब्लम इज द ऑफसेट वोल्टेज। कॉन्सेप्चुअल एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर हम इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर दें, ठीक है, और शॉर्ट करके लेट से ग्राउंड कर दें, तो हमारे पास वी आई डी क्या आनी चाहिए थी? हमारे पास आनी चाहिए थी ज़ीरो। दोनों पिन्ने मतलब के मैच्ड है। एक्चुअली क्या होता है कि ये आपके पास ज़ीरो की बजाय ये आपके पास आ जाएगा वी ऑफसेट, क्योंकि ये पॉइंट और वो पॉइंट है, ये आपके पास आ जाएगा वी ऑफसेट, ठीक है। तो इनपुट ऑफसेट जो है वोल्टेज आपके पास आ जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप इनको शॉर्ट करके ऐसे करेंगे तो आउटपुट आपके पास ज़ीरो नहीं आएगी, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए था कि जी वी आउटपुट ऐसे केस के अंदर इज इक्वल टू ए टाइम्स वी आई डी। तो नॉर्मली अगर वी आई डी ज़ीरो होता तो आउटपुट ज़ीरो होनी चाहिए थी, लेकिन इस ऑफसेट की वजह से आउटपुट आपके पास जो है, और ये गेन इतना ज़्यादा है कि आउटपुट आपके पास यहाँ तो पॉजिटिव सेचुरेशन में होगी या नेगेटिव सेचुरेशन में होगी, क्योंकि मिली वोल्ट्स में थोड़ा सा फ़र्क हो तो 1 लाख का गेन आपके पास जो है ये बहुत प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट कर सकता है। अब इसको हैंडल करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जी आप यहाँ पर लेट से एक ऐसी सप्लाई लगा दें इसी तरह का कि ये वी ऑफसेट ही आपके पास लगा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसके बाद इन दोनों को टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दें, ये वी ऑफसेट लगा। इससे क्या होगा कि जी यहाँ पे ज़ीरो है, इधर वोल्टेज आ गई माइनस वी ऑफसेट, और ये दोबारा ऑफसेट बीच में जो लगा है उसके बाद ज़ीरो। ये इसके अंदर वाली चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको बाहर से कॉम्पेंसेट करना होगा, आप इसको और नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, तो ये एक जो है आपके पास ऑफसेट फ्री ओपैम्प था, लेट से आपने उसके साथ एक जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया, ठीक है। तो अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वजह से आइडियली क्या होना चाहिए था कि जी ये आपके पास ज़ीरो है, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आया, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ज़ीरो 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 ज़ीरो, आउटपुट ज़ीरो आनी चाहिए थी, ठीक है। कि अगर इनपुट कोई नहीं दी तो आउटपुट कोई नहीं आनी चाहिए थी। पर आपके पास होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट में सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो वोल्टेज अब वी ऑफसेट आ गई है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव वन, ये आपने लगाया नहीं, ये खुद ब खुद सर्किट के ये जो ओप एम्प के इंटरनल एक एलिमेंट के तौर पे आ रही है। तो यहाँ पे भी वी ऑफसेट आ गई, तो ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के हिसाब से गेन आपको दे रहा है। तो जब आप एक्चुअली ना कुछ भी नहीं यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में भी आपको जो गेन मिल रहा होगा वो कोई ना वी ऑफसेट टाइम्स वन प्लस आर टू ओवर आर वन, मतलब कि आपको गेन जो है वो गलत मिल रहा होगा। और ये लेट से 10 का गेन है, ऑफसेट आपके पास मिली वोल्ट्स में है, तो कुछ आपको जो है 10 मिली वोल्ट या थोड़ा बहुत इस तरह का एरर आपके पास आएगा। अगर आप वो एरर ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ये ऑफसेट कंपनसेशन करनी होगी। और ज़्यादातर जो ओप एम्प्स हैं वो कुछ आपको एडिशनल पिन्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप ये
ऑफसेट को नेगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द इनपुट वोल्टेज सिग्नल सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड एंड द ऑप एम्प इज प्लेस्ड विद द मॉडल एलिमिनेटिंग द इनपुट सिग्नल। ये वो तरीका है जिससे ऑफसेट को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली इस तरह से वैल्यूएट किया जा सकता है कि आप क्या करें, दोनों पिनों को नॉन इन्वर्टिंग बना के दोनों पिनों को शॉर्ट करें, शॉर्ट करके आउटपुट देखें और उस आउटपुट से वी ऑफसेट निकालना है तो आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 ओवर R1 कर दें, ऑफसेट आपके पास आ जाएगा और फिर उसको कॉम्पनसेट आप एक्सटर्नली कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो है लिमिटेशन ऑप एम्प्स की, वो ये है कि हमने आइडियली कहा था कि जी ऑप एम्प्स के अंदर आपके पास ज़ीरो करंट गुजर रहा है। ठीक है, कि कोई भी जो है इनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है और कोई भी करंट यहाँ से नहीं गुजरता। तो रेजिस्टेंस तो बेसिकली इन्फिनिट होती है, पर अगेन आप याद रखें कि ये सब कुछ बीजेटीज़ के साथ बना है और जो बीजेटीज़ हैं उनका कुछ ना कुछ बायस करंट आपके पास प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि बीजेटी ऑन रहे। ठीक है, तो वो जो बायस करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो आपके पास जो है ये IB1 दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं या दोनों जो इसकी ऑप एम्प्स की जो पिने हैं उनके साथ ये काउंट होगा एज बेसिकली जो है आपके पास इनपुट बायस करंट, और हमारे पास ये एक तरह का नॉन आइडियलिटी होगी। आइडियली कोई करंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर कोई करंट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑप एम्प काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बीजेटी को ऑन रखने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करंट प्रोवाइड करना है। अगर हम कोई करंट नहीं देंगे तो वो कट ऑफ में चले जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है सप्लाई करंट देने पड़ते हैं। दोनों करंट्स जो हैं लाजमी नहीं है कि बराबर हों, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो है ये इन और इसका जो है वो लार्ज रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है कि रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास। वो इसलिए ताल्लुक नहीं है कि ये एक्चुअली जो है ये बाइसिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो आम तौर पे जो है ना ये किया क्या जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन दोनों करंट्स का एवरेज वैल्यू IB जो इन दोनों की एवरेज है वो आपको बता देंगे, और इन दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस है ऑफसेट करंट वो आपको बता देंगे। जब ये वैल्यूज़ आपको पता हों तो आप जो है IB1 और IB2 जो है वो सेपरेटली निकाल सकते हैं सर्किट में। तो अभी हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे पास क्या होगा। अच्छा जी, तो इम्पैक्ट वगैरह के हिसाब से या मेजरमेंट के लिए अगर देखा जाए तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो है इनपुट बायसिंग करंट जो है वो कितना है। उसके लिए ये तरीका है कि आप अपनी पॉजिटिव जो पिन है उसको ग्राउंड करें, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लगाएं, और जब आप इस तरीके से लगाएंगे दोनों हिस्से ग्राउंड होंगे। ऑफ कोर्स पावर आपने दी हुई है तो आपके पास आइडियली क्या होना चाहिए था कि जी ये ज़ीरो हो, तो अब ये ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IB2, और यहाँ पर से अब जो करंट फ्लो कर रहा है IB1, ये हो सकता है मिली एम्पेयर्स नहीं, ये नैनो एम्पेयर्स के करीब ही होंगे IB1। तो अब यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है, इधर वोल्टेज आपके पास यहाँ पे भी 0 वोल्ट है। तो आम तौर पे यहाँ से कोई करंट नहीं था, हम कहते थे इधर से कोई करंट नहीं है, आगे भी नहीं होगा, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो है ये बायसिंग करंट जो है KCL लगेगा तो वो करंट यहाँ से फ्लो करेगा R2 में से। तो इसको आप जब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, ओहम्स लॉ आप लगाएंगे, टेल पे वोल्टेज क्या है, हेड पे क्या है, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज IB1 R2 आ जाएगी, जिसका मतलब है कि इतना R2 की वैल्यू आपको पता है तो इतना बायसिंग करंट आपके पास फ्लो कर रहा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसकी कॉम्पेंसेशन कैसे की जाए। ठीक है, आपको जो है IB1 की वैल्यू पता चल गई,
तो आमतौर पे अज्यूमिंग के इनके दरमियान में बहुत कम फ़र्क है IB1 और IB2 के दरमियान में, और तकरीबन ये एक जैसे ही हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि एक R3 का रजिस्टर यहाँ पे लगाते हैं, और उस R3 के रजिस्टर को लगाने के बाद आप मेजर करते हैं कि इसका गेन क्या आएगा। तो अब अगर हमने जब गेन इसका निकालना है तो पहले तो करंट ज़ीरो होते थे, लेकिन अब करंट ज़ीरो नहीं है। यहाँ से करंट IB2 फ्लो कर रहा है, और ऊपर वाले में से करंट जो है वो यहाँ से IB1 फ्लो कर रहा है। तो अगर ये करंट आपके पास जो है, ये वाला करंट आपके पास IB2 है, इसमें से फ्लो करेगा, ओहम्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी -IB2 R3, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर आपके पास जो वोल्टेज आएगी वो माइनस, आमतौर पे ज़ीरो होता था लेकिन अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आपके पास आएगी -IB2 R3। तो इधर से जो करंट अब फ्लो करेगा, ये ज़ीरो वो आपके पास जो है वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। उस करंट की वैल्यू होगी आपके पास IB2 R3/R1, वो इधर से आ रहा है। तो अब एक करंट आपके पास इधर से आ रहा है और एक करंट इधर को जा रहा है IB1, और यहाँ से जब आप KCL लगा के टोटल करंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी IB1 जो कि इधर को जा रहा है, माइनस जो इस डायरेक्शन को करंट आ रहा है IB2 R3/R1। ठीक है, तो ये जब इसमें से गुजरेगा तो नेट आपके पास आउटपुट आ जाएगा, और जो आउटपुट का रिलेशन है इन केस IB1 IB2 और IB सारे जो हैं ये बायसिंग करंट्स बराबर हैं, तो वो आपके पास आ जाता है R2 - R3 1 + R2/R1। तो इसमें अगर हम चाहें कि बायसिंग करंट के फ्लो करने के बावजूद हमारे पास जो है आउटपुट ज़ीरो आए, तो हम इस चीज़ को ज़ीरो पुट करके R1 R2 जो है ये तो हमने जो है गेन के लिए चाहिए, इनको तो हम नहीं हटा सकते। ये जो R3 की टर्म है ये हम एवेल्यूएट करेंगे कि R3 यहाँ पे कितना लगाएं ताकि ये बायसिंग करंट्स का जो ऑफसेट करंट्स का जो फ़र्क है ये आपके आउटपुट को एटलीस्ट अफेक्ट न करे। तो ये जब हम इसको ज़ीरो के बराबर प्लेस करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास चीज़ आ जाती है R3 = R1 R2/R1 + R2, जिसका मतलब है R1 इन पैरेलल विद R2। मतलब कि अगर आपने गेन यहाँ पे बनाना था, लेट्स से 10 का गेन बनाना था, ये 10K है और ये आपके पास 1K है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे R3 जो आपने लगानी है उसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए तकरीबन 10K इन पैरेलल विद 1K। तो आप जब ये लगा देंगे तो ये आपके पास जो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब याद रखें कि ये इन्वर्टिंग हो या नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो, ये सारा काम आपको दोनों में करना होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के केस में आपके पास यहाँ पे जो है आपके वोल्टेज लगी होती है सप्लाई, ठीक है, लेकिन याद रखें कि ये इंडिपेंडेंट सप्लाई और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो आपने जो एक्चुअल सॉल्व करना है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत। सुपरपोजिशन में अगर आप खाली ये IB1 और IB2 रखेंगे तो आपके पास यही सर्किट बनता है, और अगर नॉन इन्वर्टिंग है यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस इस तरह करके चल रहा है, तो नॉन इन्वर्टिंग में भी गेन लेने के लिए आपके पास उसी तरीके से होगा कि आपने जब कंसिडर करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत, जब आप खाली इसको कंसिडर करेंगे, इनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये ओपन सर्किट आइडियल उसी तरह से सॉल्व कर लेना है, और जब इनको कंसिडर करना है तो आपको इसको सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये कॉम्पेंसेशन आपको इन एनी केस लगानी पड़ेगी। मतलब कि आपने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के केस में डायरेक्ट सप्लाई इधर नहीं लगानी, एक आध रजिस्टर आपको फिर भी लगाना होगा,
हालांकि आइडियल केस में करंट कोई नहीं फ्लो करना तो वो यूजलेस सा नज़र आता है कि भाई इधर रजिस्टर क्यों लगा हुआ है, लेकिन वो रजिस्टर इसलिए लगा होता है ताकि आपके पास इनपुट बायस करंट को कॉम्पेंसेट किया जा सके। अच्छा जी, फर्दर अब हमारे पास जो है नॉन आइडियलिटीज, इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है कि तमाम एम्पलीफायर्स जो हमने पहले पढ़े थे बीजेटी से रिलेटेड और दूसरी इस तरह की आइटम से रिलेटेड, तो उन्हीं की तरह हमारे पास अगर कोई सप्लाई लगी हुई है तो आपने जैसे देखा था कि पावर एम्पलीफायर जो आउटपुट स्टेज होते हैं, ठीक है, पावर एम्पलीफायर्स आउटपुट स्टेज पे हमने लगाए थे कि हम मैक्सिमम जो है वो अपना आउटपुट वोल्टेज स्विंग ले सकें, लेकिन उस सारे के बावजूद ज़्यादातर जो ऑप एम्प्स होते हैं और उसमें कुछ सर्किटरी उन्हें काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीच में लगानी पड़ती हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर आपने 15 वोल्ट और -15 वोल्ट की सप्लाई बायसिंग दी है, ठीक है, ये इसको L प्लस कह रहे हैं वो और इसको L माइनस, ठीक है, तो आप जो है विद इन 1 वोल्ट और सो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नहीं सॉरी इसको नहीं कह रहे, ये आपके पास VCC है, ये आपके पास माइनस VCC है। तो आम तौर पे आपने कोई जो आउटपुट लेनी है वो एग्जैक्ट आपके पास VCC और माइनस VCC तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो L प्लस पॉजिटिव लिमिट और L माइनस तक रहेगी, और ये जो बीच वाला जो ये इतना हिस्सा है ये आपके पास इनएक्सेसिबल रहेगा, और ये आउटपुट वोल्टेज स्विंग के थ्रू आपने अगर ट्रांजिस्टर का सर्किट देखा है तो उसके अंदर आप ये वैल्यूएट कर सकते हैं कि कितना आपका फासला होगा। ये हमने प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं। तो अगर आप जो है कोई इनपुट इस तरह की प्रोवाइड करते हैं कि ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस L प्लस और L माइनस की रेंज से बाहर निकलती है, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज की डिस्टोर्शन आएगी, ठीक है। तो ये जो पावर एम्पलीफायर्स और उस तरह की आउटपुट स्टेजेस हैं वहाँ पे इसीलिए हम ये चीज़ें भी एवेल्यूएट कर रहे थे। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो एक चीज़ है जो हमने पहले जिसको देखा था वो हमारे पास है आउटपुट करंट लिमिट। अब ये आउटपुट करंट लिमिट क्या चीज़ है? आउटपुट करंट लिमिट के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो ओप एम्प है वो इन्फिनिटली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इधर से सप्लाई नहीं कर सकता। आप पूरा ये सर्किट देखते हैं, सर्किट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, वोल्टेज आपने देखा वो भी L प्लस L माइनस के अंदर आ रहा है, रेंज में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पास जो लोड रेजिस्टर लगा था उसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर लोड रेजिस्टर की वैल्यू बहुत कम होगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज उतनी लाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे आपको पता होगा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। पर अगर आर आपके पास बहुत कम है लोड रेजिस्टर, तो करंट बहुत ज़्यादा चाहिए उतनी वोल्टेज लाने के लिए, पर करंट जो है ये मैक्सिमम जो है एक फिक्स्ड अमाउंट तक दे सकता है। फॉर एग्जांपल 741 ऑप एम्प जो लैब्स के अंदर आपके अवेलेबल है, और टिपिकली उसके केस में ±20 मिली एम्पेयर्स आप यहाँ पर से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है आप अगर इस डायरेक्शन में या अगली डायरेक्शन में करंट नहीं ये प्रोवाइड कर सकते। ये जो पावर एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज पे लगा है ये एक तरह की उसकी लिमिटेशन है, ठीक है, कि वो इससे ज़्यादा जो है नहीं करंट दे सकता। तो अब आपके पास क्या होगा कि इस केस के अंदर अगर ज़्यादा करंट चाहिए, लेट से आप चाह रहे थे कि आउटपुट जो है लेट से 10 वोल्ट पे आए, और जो आई है वो खाली 20 मिली एम्पेयर तक का आ सकता है, ठीक है। तो हमने देखते हैं हमारे पास जो रजिस्टर लगा है वो हमारे पास लगा है 100 ओम का, 100 ओम बी ओवर आर, 100 ओम .1, ठीक है। हमारे पास जो रजिस्टर लगा है वो है 0.1 के का। तो हमें करंट कितना चाहिए उस पीक तक पहुंचने के लिए? करंट हमें चाहिए 10/0.1 इज इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर,
ठीक है, 100 मिली एम्पेयर चाहिए। पर ये आपको क्या दे सकता है 100 मिली एम्पेयर? एक ख़ास आप जो यूज़ कर रहे हैं हर ओप एम्प का ये डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपके पास 20 मिली एम्पेयर है तो आप नहीं दे सकते। तो अगर 20 मिली एम्पेयर मैक्सिमम आ सकता है तो एक्चुअल वोल्टेज क्या आएगी? ठीक है, ये वाली 10 वोल्ट नहीं आपके पास आएंगे, आपके पास आएगा 20, ये मिली में है टाइम्स 0.1, ये आपके पास किलो में है तो ये बन गया 2 वोल्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आपके पास जो है इस तरीके से करके ना आउटपुट आनी चाहिए, पर होता क्या है कि जो पॉजिटिव के केस में आपके पास ये बजाय इसके कि ये 10 वोल्ट तक पहुंचे, ये 2 वोल्ट तक ही पहुंच के सैचुरेट हो गया, तो ये आउटपुट आ रही है आपके पास। आपने देखा कि जी क्या ये एल प्लस एल माइनस लिमिट के अंदर है? यहाँ तक एल प्लस और एल माइनस कह रहा था कि जी यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अब वहां तक भी नहीं पहुंचे, पहले ही खत्म हो गया आपके पास वोल्टेज की स्विंग। तो इससे फिर आपको जब डीबग कर रहे होंगे लैब्स में या कहीं पे कि जी ये क्या हो रहा है ये, तो आपको वहां पे फिर ये पता चलेगा कि अच्छा लोड रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो आप फिर चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कम है, इतने लोड के लिए ये नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये एक आउटपुट करंट की लिमिटेशन आपके पास आ गई। इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि आप ऐसे कर लें, कि यहाँ पे आप इसको कैसे सही तरह बनाया जाए, ठीक है, यहाँ पे आप एक लगा दें डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन का या कोई दूसरा इस तरह का जो है ट्रांजिस्टर लगा दें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इस तरह का जो एक ओप एम्प है वो सारा का सारा करंट अपना वहाँ से लेता रहेगा, और जो 0.1 के या इस तरह करके आपके पास आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो वोल्टेज ये आ रही है उसी वोल्टेज को यहाँ पे ले आएगा और यहाँ से कम करंट लेगा। जितना भी इधर से करंट ले रहे हैं ना, लेट्स से 20 मिली, उसके मुकाबले में जो यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेगा वो 100 टाइम्स बीटा प्लस 1 टाइम्स आई आउटपुट तक दे सकता है। तो इधर से करंट नहीं लेगा बल्कि वो करंट डायरेक्टली आपके पास जो वीसीसी सप्लाई लगी है वहां से ले लेगा। तो ये इस तरह के हाइब्रिड सर्किट्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा प्रोवाइड करना हो। और ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये ऑफ कोर्स फिर आपके पास जो है एक हाई पावर ट्रांजिस्टर होगा, पावर बीजेटी कहते हैं, वो अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। वो आम बीजेटी के मुकाबले में कंस्ट्रक्शन उसका यूजेज सब कुछ जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारे पास लिमिटेशन है ओप एम्प्स की। ये सारी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जो कि आपको एक्चुअल पता होनी चाहिए। वो आइडियल ओप एम्प आपने पढ़ लिया, आपको पता है कैसे काम करना चाहिए, पर ये इन चीज़ों का भी अगर बैक ऑफ द माइंड आपने इसको इनको रखा होगा तो फिर आप एक अच्छा सर्किट डिज़ाइन कर सकेंगे, वरना जो है वो आपको समझ नहीं लगनी कि हो क्या रहा है। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब फिर सर्किट डिज़ाइन करने लगे या ओप एम्प्स के साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपको पता नहीं चलता कि जी ये ऐसे क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आप आर्डुइनो या दूसरे सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ हैवी लोड लगाते हैं तो वो इतना करंट नहीं सप्लाई कर पाता, तो फिर आपको होता है कि जी मैं कैसे ये काम करूँ। फिर मेरे पास आ जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि जी आपको ये सारा पढ़ाया गया पहले, आपको चाहिए कि एक बफर लगाएं, बफर के आगे बीजेटी लगाएं, और ये सारे जो मुख्तलिफ आपने पोर्शंस पढ़े हैं इन सारों को यूज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट लिमिटेशन हमारे पास है स्ल्यू रेट की लिमिटेशन। ठीक है, अब ये स्ल्यू रेट की लिमिटेशन क्या चीज़ है? स्ल्यू रेट की लिमिटेशन हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, लेट्स से इनपुट एक आइडियल केस में आपने एक बफर लगा दिया, वोल्टेज फॉलोअर है जो पॉजिटिव पे आपने प्रोवाइड किया है वही जो है नेगेटिव के ऊपर आपके पास आएगा और आगे आउटपुट पे आ रहा है। तो इनपुट अगर आप बहुत तेज़ी से चेंज करेंगे, ठीक है, एक ख़ास रेट से ज़्यादा तेज़ी से चेंज करेंगे तो आउटपुट आपके पास
इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो सकेगी। और ये स्लीव रेट हमारे पास होता है। तो आउटपुट के केस में स्लीव रेट जो मैक्सिमम है वो आपके पास लिमिटेड होता है। ठीक है, एस आर इज इक्वल टू डी वी आउटपुट ओवर डी टी मैक्सिमम। ये इंटरनल जो आपके पास मल्टीपल स्टेजेस लगी हुई हैं या कुछ कैपेसिटिव इफेक्ट्स हैं, ये उनकी वजह से डिटरमिन होता है कि मैक्सिमम किस रेट पे आउटपुट को चेंज किया जा सकता है। ये एक तरह का कैपेसिटिव इफेक्ट है इसके अंदर जो है। तो सडन चेंज आपके पास आउटपुट पे सडन चेंज के तौर पे नहीं आएगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। स्लीव रेट आपके पास बराबर होता है कि आउटपुट वोल्टेज को वाई एक्सिस में कितना चेंज करना है डिवाइडेड बाय कितनी देर में करना है। तो स्लीव रेट के मसाइल को हल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप अगर वोल्टेज जो आपको स्टेप चाहिए वो आप अगर रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो रिड्यूस करने के ऊपर आपके पास जल्दी आउटपुट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे कम टाइम में। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास सिग्नल जो है वो ज़्यादा टाइम लेके चेंज हो रहा है, लेट्स से इतनी देर तक हो रहा है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो स्लीव रेट का मसला नहीं आएगा। ये सिर्फ तब आएगा जब बहुत तेज़ी से लार्ज सिग्नल आपके पास चेंज हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर आपने कोई बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर लेट्स से आपने एक सिग्नल जो है वो इस तरीके से भेजा, तो अगर इनपुट सिग्नल जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो आउटपुट उसको फॉलो नहीं कर सकेगी और स्लीव रेट लिमिटेशन आ जाएगी। स्लीव रेट की लिमिटेशन में क्या होगा, बजाय इसके कि आप साइनोसॉइड इनपुट पे दी गई आउटपुट पे भी साइनोसॉइड नज़र है, आउटपुट पे वो आपको जो है एक तरह की ट्रायंगुलर सी वेव फॉर्म नज़र आएगी, जिसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है इसको पकड़ने की, लेकिन वो इस स्लीव रेट की वजह से तेज़ी से चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये आमतौर पे आपके पास अगर इन मसाइल को हल करना है तो डाटा शीट में आप परचेज करने से पहले देख लें कि कितना स्लीव रेट आपको मैक्सिमम चाहिए होगा। आप देखें कि जी किस रेट के ऊपर इनपुट्स आपने चेंज करनी है और कैसे आउटपुट के ऊपर उसी तरह का बिहेवियर आ सकता है। पर्सनली मैंने इससे रिलेटेड जो है कुछ जो सर्किट्स डिज़ाइन किए थे अपने पीएचडी के दौरान, एमएस और पीएचडी के दौरान, तो वहाँ पे हमारे पास इसी तरह के कुछ सर्किट थे जो कि नैनो सेकेंड्स के अंदर डी टी इज इक्वल टू नैनो सेकेंड्स के अंदर यहाँ से टॉप पे आते थे। तो उसके लिए जो ऑप एम्प्स चूज़ करने थे, स्लीव रेट और पूरा उसके सिग्नल का कैलकुलेट करने के बाद उसी हिसाब से जो है ऑप एम्प्स का मार्केट में सर्च करके एनआई और नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की ना वेबसाइट्स के ऊपर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि जी आपने ऑप एम्प कोई लेना है तो जी किस बायसिंग रेंज में लेना है, किस फ्रीक्वेंसी तक के बैंडविड्थ का लेना है, किस स्लीव रेट का लेना है, ठीक है, उसके अंदर इनपुट ऑफसेट्स क्या है, आउटपुट के ऊपर क्या है, वो सारा कुछ आपको देख के हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए चूज़ करना पड़ता है। लैब्स के अंदर आपको सबसे बेसिक वाला जो है ओपेम 741, जो कि सबसे पहले ओपेम्स में से है और सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, उसके साथ ही ज़्यादा फोकस्ड आपको चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन याद रहे कि स्पेशल केसेस के अंदर आपको स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि किस ओपेम को चूज़ किया जाए, और वो डाटा शीट्स देख के या वेबसाइट्स के ऊपर जाके ही आपको पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर जो है ये बेसिकली ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन आंसर सेशन आगे अभी स्टार्ट हो सकता है, उसमें मैं ये रिकॉर्डिंग के दौरान में नेट डिसेबल्ड होता है, तो मैं जो ऑनलाइन जब आपको जो है अभी ये साथ बता रहा हूँ तो वहाँ पे मैं फिर कोई वेबसाइट्स वगैरह खोल के आपको ये दिखा दूंगा कि ओप एम्प्स की किस किस तरह के आपके पास अवेलेबल होते हैं, कैसे थोड़ा बहुत उन्हें चूज़ किया जा सकता है, और 741 ओप एम्प की कोई डाटा शीट भी मैं आपको दिखा दूंगा।